गवई साहब को एक मौका हाथ लगा था। मेरे ख्याल से गवई साहब ने मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं उनके दबाव में आके उस पिटीशन पे फैसला नहीं किया, वरना एक बहुत अच्छा फैसला उसमें हो सकता था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम नहीं, एक न्यूट्रल टीम जिसमें वो स्वयं अच्छे जो आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं ना, उनको एक टीम निर्धारित करते और सिर्फ खुजराहो की इस मूर्ति के विषय में नहीं, पूरे देश की जितनी भी मंदिर हैं और दूसरी जगह हैं, वहाँ पे एक एसआईटी का गठन करके आदेश करते, भाई इसी जगह नहीं, सभी जगहों पे जो ओरिजिनल जो भी प्रतिमा थी उसको रिस्टोर किया जाएगा, वैसे के वैसे किया जाएगा। तो उसमें यह भी पता लग जाता कि इस मूर्ति जिसके विषय में केस डाला गया था उसमें सर किसका था, और वो साइंस के हिसाब से तथ्यात्मक रूप से सही तरीके से वो रिस्टोर भी हो जाता। लेकिन मनुवादियों को बड़ी परेशानी हो जाती इस ऑर्डर से, जो मैंने बताया। सब मूर्तियों की जांच होनी चाहिए। मैं नहीं, देखिए, एक मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति ने ही एप्लीकेशन लगाई थी। गवई साहब को अगर न्याय करना होता, अगर वो संवैधानिक रूप से न्याय करना चाहते, इतनी सारी पिटीशंस डलती हैं ना, उसमें तो लंबी लंबी सुनवाइयाँ होती हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण जो पिटीशन आई थी उसमें एक तरह से उनका बचाव कर दिया, मेरा तो ये मानना है। और अब बचाव तो कर दिया, लेकिन मनुवादी मानसिकता के लोग तो बचाव करो या उनका विरोध करो, वो तो आपका विरोध करेंगे ही ना, क्योंकि आप पैदा अम्बेडकरवादी घर में हुए, मनुवादी घर में नहीं हुए। ये हमारे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, पोस्टों पे बैठे लोग हैं, उनको समझना चाहिए। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मदद कर लो इनकी, मनुवादी मानसिकता के लोगों की, ये आपके खिलाफ ही रहेंगे और आपको मारने का, आपको डराने का, आपके हक अधिकार छीनने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे। आप कोई भी काम कर लो। यहाँ विवाद को, मूर्ति को रिस्टोर, जैसे आपने कहा, मरम्मत करने के लिए कहा गया है। मैं तो बड़ा अच्छा मौका मिला था ना, यही क्यों सारी मूर्तियों की विश्लेषण हो जाता, इसका भी होता। मैं तो कह रहा हूँ ना। पर वो ये कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये तो एसआई का काम है। देखिए, तो एएसआई को आदेश कर देते, मैं तो यही कह रहा हूँ। एएसआई को नहीं, एएसआई से भी ऊपर गठित करते एक साइंटिस्ट की, आर्कियोलॉजिकल जो साइंस पढ़ते हैं लोग, उनकी एक कमेटी गठित कर देते कि भाई यही क्यों इतनी सारी मूर्तियाँ टूटी हुई हैं, इतनी सारी मूर्तियाँ बदली हुई सी लगती हैं, उसका सबका ही एक ही साथ में कर देना। इसको पीआईएल तो थी, एक पीआईएल ही थी ना ये। पीआईएल में तो जज को स्वयं एक्टिव होकर काम करना चाहिए था। इतना अच्छा इनके मौका हाथ में आया था न्याय करने का, बहुत बड़ा मौका गंवा दिया न्याय करने का, क्योंकि ये न्याय करना ही नहीं चाहते थे इस विषय में। ये बताइए ना मुझे, आप इनको कौन रोक रहा था? चाहे वो विष्णु जी की सर लगता वहाँ पे या जिसका भी लगता, लेकिन जीर्णोद्धार होता प्रॉपर साइंस के तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जीर्णोद्धार हो जाता। क्या बुराई थी इसमें? पर यहाँ तो उल्टे गवई साहब फंस गए ना, ये कहा जा रहा है हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। बिल्कुल फंसेंगे, करो आप उनकी और तरफदारी। हमारे देश में गवई साहब की, देखिए, मैं तो लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो इनका क्रिटिसिज्म करता हूँ और बहुत दिन से कर रहा हूँ। क्योंकि क्या एक जज सेकुलर न्यूट्रल तभी होगा जब वो अपने धर्म के खिलाफ फैसला करे? बताओ आप मुझे। गवई साहब के समय में मास्टर ऑफ द रोस्टर्स तो चीफ जस्टिस ही होते हैं ना। गवई साहब के समय में बौद्ध गया का विषय गवई साहब के टेन्योर में आया और चला भी जाएगा, चला जाएगा ना। अगर कोई बुद्ध समाज का एक विषय है, या तो उन्हें स्वयं डिसाइड करना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो ये हो जाता है जी कि ब्राह्मण समाज के अलावा यदि कोई भी जो मनुवादी मानसिकता के घरों में पैदा हुए लोग हैं, उनके अलावा या उनको छोड़ के कोई भी जज जो है वो न्यूट्रल नहीं होता जब तक कि वो अपने धर्म के खिलाफ कोई फैसला ना करे। यही उसकी सबसे बड़ी जो धर्मनिरपेक्षता की सर्टिफिकेट होती है कि उसने अपने धर्म के खिलाफ जाके फैसला किया। तो गवई साहब को एक मापदंड तय करना चाहिए था कि अपने धर्म का विषय भी अगर अपने आप तय करता है कोई, जैसे ब्राह्मण समाज के लोग तो करते हैं ना, अपने विषय भी, अपने धर्म के विषय भी स्वयं तय करते हैं, उनके ऊपर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगता। तो उनको एक परंपरा बनानी चाहिए थी कि भाई मैंने बुद्ध समाज का ये फैसला किया और बिल्कुल पक्षपात विहीन होके, जो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि
महाबोधि महाविहार में जो पंडित ज़्यादा हैं और जो बुद्धिस्ट कम हैं, मैंने सारे पंडित हटा दिए वहाँ से, सिर्फ बुद्धिस्ट रख दिए वहाँ पे, और ये न्यायपूर्ण फैसला है। तब मिसाल इस याचिका में तो यही आरोप लग रहा है कि बौद्धिस्ट हैं इसलिए ये मजम्मत बना रहे हैं हिंदू देव देवताओं की। देखिए तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, क्या आरोप लग रहा है कि उन्होंने मजाक बनाया, इन्होंने फैसला नहीं किया। लेकिन अगर इनको सेकुलर बताना था तो ये फैसला उनके हक में करते, सही या गलत। फैसला तो ये सही होता ना, उसको करने की अगर जुर्रत दिखाते गवई साहब तो बढ़िया बात होती, मैं भी उनकी तारीफ कर रहा होता आज। देखिए, जहाँ मनुवादी बात सही कह रहे हैं मैं उनकी तरफदारी भी करूँगा, उनको फैसला करना चाहिए था लेकिन निष्पक्ष रूप से। और उसी प्रकार से बौद्ध विहार का केस कोई सिर्फ बुद्ध समाज का केस नहीं है, वो भारत के संविधान का केस है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाला केस है वो जो आज हो रहा है। तो उनको, अगर वो सच्चे भारत के संविधान के मानने वाले थे, बाबा साहब के मानने वाले थे, तो उसमें एक मौका आया था उन्हें न्याय करने का, उन्होंने नहीं किया। जो अपने लिए न्याय नहीं कर सकता, अपने समाज के लिए जो पूरी दुनिया में मिसाल है अन्याय की, उसमें फैसला नहीं कर सकता, तो वो किसके लिए न्याय करेगा। महाबोधि विहार का मामला तो राज्य सरकार का है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा बताइए। वो तो कानून बनाएगी विधानसभा। एप्लीकेशन कहाँ लगी हुई है? सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है ना। एक जो सुमित रतन बनते साहब हैं, उन्होंने मुझसे भी लगवा रखी है एक पिटीशन, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है पिटीशन, कितने सालों से लगी हुई है। पहले भी सरकार ने उसमें झूठ बोला, तो झूठ बोलते टाइम क्योंकि बुद्धिस्ट समाज का नुकसान हो रहा है ना, तब तो सब सही है, यही बात है ना। सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला आता है सब कुछ ठीक है। अभी वक्फ के खिलाफ संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए फैसला आ गया, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नज़ीर साहब जो बाबरी मस्जिद के केस में एक जजमेंट लिखने वालों में से या जजमेंट पे अंगूठा लगाने वालों में से, मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्योंकि ये क्लैरिटी आज तक नहीं आई है, वो बढ़िया जज हैं क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला दिया। अगर वो बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला देते तो वो अच्छे जज नहीं होते, ये तो है ही ना। पर सवाल ये है, जो कथावाचक अनुरुद्धाचार्य हैं वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं सीजीआई साहब को, बताइए। सीजीआई को धमकी नहीं दे रहे हैं, आपको गलतफहमी है, वो गवई साहब को धमकी दे रहे हैं। इस गलतफहमी से दूर हो जाओ आप। धर्मी बता रहे हैं उनको और काहे रोटी तोड़ रहे हैं, कुर्सी पे ऐसी बातें कर तो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ना, वो चीफ जस्टिस तो वो है ही नहीं उनकी नज़र में, तो वो उन्हें चीफ जस्टिस मान ही नहीं रहे। चीफ जस्टिस उनकी नज़र में वो जब होते जब वो गलत फैसला करते, उनके पक्ष में फैसला करते। न्यायपूर्ण फैसला किया ही नहीं उन्होंने, तो अब जो अम्बेडकरवादी हैं वो भी उन्हें अच्छा चीफ जस्टिस, क्षेत्र में नहीं तो कैसे फैसला करते? पूरा उनके अधिकार क्षेत्र में, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से कोई चीज़ बाहर नहीं है, बिल्कुल बाहर नहीं है। अब अच्छा वही देख लें तो फिर ये बाबरी मस्जिद में कौन सा फैसला किया है? उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है ना, तो महाबोधि महाविहार का केस कैसे उनके सामने है? वो अधिकार क्षेत्र में है उनके। कौन सा केस है? ये संभल का केस, ये मथुरा का केस, ये ज्ञानव्यापी का केस, ये सारे केस उनके अधिकार क्षेत्र में, ये नहीं है उनके अधिकार। अनुरुद्धाचार्य के बयान के साथ है। मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ, देखिए वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं, जो मनुवादी धर्म है, जो उनका ब्राह्मणवादी धर्म है, वो अपना सही निभा रहे हैं पूरा, जो भी उनका धर्म है। जो संविधान का धर्म निभाने के लिए चीफ जस्टिस के पद पे बैठे हैं, वो अपना धर्म क्यों निभा रहे, नहीं निभा रहे? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बताइए आप, विषय तो ये है। तो क्या इसमें जो उनकी तारीफ, देखिए उन्होंने जो वर्गीकरण है रिजर्वेशन में वो उन्होंने पास किया, उनकी सब ने तारीफ की। ये काम करेंगे सब तारीफ करेंगे। उन्होंने जो ये कहा कि भाई क्रीमी लेयर जो बड़ी अच्छी चीज़ है, एक बार जो वो ले लेता है रिजर्वेशन, उसको अगली बार नहीं मिलनी चाहिए अगली जनरेशन को, सब ने तालियां बजाई उनकी, क्योंकि उनके मन माफिक बात कही उन्होंने। तीसरी बात, उन्होंने SC ST एक्ट डाइल्यूट किया, सब ने तारीफ़ की उनकी। अब ये सब करने के बाद, इतनी तारीफ़ें बटोरने के बाद, जब वो चीफ जस्टिस बने, माननीय चीफ जस्टिस बने, अपने जो उनका गृह राज्य है महाराष्ट्र गए, उनको प्रोटोकॉल ही नहीं दिया। चीफ जस्टिस कहाँ है? वो अपने आप को स्वयं भी चीफ जस्टिस नहीं मानते, मुझे ऐसा लगता है, वरना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ ऑर्डर पास करते। कितना बड़ा, अब वो चीफ जस्टिस होते तो करते ना, ना वो चीफ जस्टिस को गाली दे रहे हैं, तो गवई साहब को गाली दे रहे हैं। गवई साहब के अंदर हिम्मत है या नहीं है वो खुद ही जाने, क्योंकि अगर वो चीफ जस्टिस होते तो इस बात को समझते कि किस इंसान की मजाल है, अच्छा किया फैसला, बुरा किया, अच्छी की टिप्पणी, बुरी की टिप्पणी। कितनी टिप्पणियाँ रोज़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या क्या नहीं करते, कोई नहीं बोलता ना। हम जैसे लोग भी नहीं बोलते उनके खिलाफ इस तरह की भाषा, जिस तरह की भाषा ये अनिरुद्धाचार्य साहब ने की है। तो अब अगर वो चीफ जस्टिस, असली चीफ जस्टिस होते
तो अपनी तो उनकी इज्जत उनके अपने हाथ में है, लेकिन जो चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी की इज्जत भी तो उन्हीं के हाथ में है। ऐसा इबरतनाक सज़ा देते कि दोबारा किसी की चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ बोलने की जुर्रत ना होती, लेकिन वो ये करेंगे नहीं। ये मैं अभी से आपको क्या आप कहना चाह रहे हैं कमजोर है सीजीआई जो है? वो सीजीआई गवई साहब पूरी तरीके से सीजीआई का मतलब नहीं समझ पाए, मैं ये कह रहा हूँ। तो क्या जिम्मेदारी है सीजीआई की, वो समझ नहीं पाए अभी तक। उनकी जिम्मेदारी ये है कि पूरी न्यायिक व्यवस्था को बचाएं। चीफ जस्टिस कोई गवई साहब नहीं होते, चीफ जस्टिस पद होता है। प्रधानमंत्री जी कोई मोदी साहब नहीं है, प्रधानमंत्री एक पद होता है, मोदी जी उस पर बैठे हैं सिर्फ। उस पद की गरिमा की रक्षा करना मोदी जी की है, मोदी जी ने तो पूरी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। उसी प्रकार से गवई साहब भी अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की, अपनी इंस्टीट्यूशन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही और सीधी सच्ची बात है।